students, you are welcome by my channel HPL classes. In this classes, I am going to teach about English grammar, and this chapter is related to the sentence. In previous classes, I have taught the classification of sentences. In previous classes, I have taught about the classification of sentences on the basis of Old English grammar. But now, today I am going to teaching about the sentence who are classified under the basis of clauses. मतलब जब हम लोग क्लॉज पढ़ते हैं 11th, 12th और 10th में, तो सेंटेंस को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, और वो सेंटेंस क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के पहले हम जो है थोड़ा समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जैसे कि न्यू ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस को जो पार्ट ऑफ सेंटेंस जब करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करेंगे, तो देखिए कहने का मतलब है कि अगर वाक्य लंबा होगा, ज़्यादा लंबा होगा, तो उसमें जो है 2 तरह के जो है वाक्य को मिला करके हम एक बड़ा वाक्य बनाते हैं। जैसे कि हमारे एक सेंटेंस है, राम सेड, फिर लिखे दैट ही इज ए टीचर। इस प्रकार का सेंटेंस है। 10th क्लास में आप लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं नारेशन। तो नारेशन में आप लोगों को इसका एग्जाम्पल मिलेगा कि सेंटेंस जो है बहुत लंबा हो जाता है, उसको किसी न किसी जो है कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, वह वाक्य जो है 2 वाक्य हो जाता है, और उस वाक्य को जो है एग्रीड करने माना जाता है। तो एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब, और दूसरा जो वाक्य होता है उसमें जो है एक प्रीपोजिशन होता है, इसको कंजक्शन बोलते हैं, कंजक्शन ही मानिए, कंजक्शन होता है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे तो राम सेड दिखाई दे रहा है, ही इज ए टीचर, 2 तरह का वाक्य है। तो अगर केवल हम दैट कंजक्शन को अगर हटा दें कि दोनों वाक्य में हम देख रहे हैं कि इसमें जो एक फाइनाइट वर्ब है और यहाँ जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ एक सेंटेंस यहाँ दिखाई दे रहा है और एक सेंटेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये सेंटेंस जो है आपका जो है 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग जो है दैट के पहले है और एक भाग जो है दैट के बाद है। तो दैट हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट हमारा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि इस दोनों वाक्य को जोड़ता है। तो 2 तरह के वाक्य यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये जो वाक्य को हम लोग क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज हमारा 2 तरह का होता है। देखिए, जब मॉडर्न पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें क्लॉज आता है, और न्यू ग्रामर के हिसाब से जब तक हम क्लॉज नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस जो न्यू ग्रामर के हिसाब से आप लोग पढ़ते हैं वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मेरा एम है, उद्देश्य है कि आपको जो है बेहतर तरीका से समझाया जाए,
और यहाँ जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो राम और राम से ही इज ए टीचर, इसमें दो तरह का वाक्य हुआ, इसको दैट से जुड़ा जाता है। तो इसको जो है प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। इसको फुल फॉर्म लिखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और इसको जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपको दिखाया जाएगा। अभी फिलहाल हम जो आज पढ़ेंगे वह क्लॉज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लॉज के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्लॉज एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जो कि क्या करता है। क्लॉज में देखते हैं ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज, इज कॉल्ड क्लॉज which has one finite word, one finite word, one finite word and only one subject, only one subject। अभी हमने देखा कि क्लॉज क्या होता है, पार्ट होता है सेंटेंस का, एक ऐसा पार्ट होता है जिसका कंप्लीट सेंस होता है। ऐसा नहीं कि जिसका सेंस नहीं होता है, इसका भी सेंस होता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज व्हिच हैज वन फाइनाइट वर्ड एंड ओनली वन सब्जेक्ट। इसके पहले क्लास में आप लोग फाइनाइट वर्ड के बारे में जानते हैं कि फाइनाइट वर्ड क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ड जो है इसके लिए जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस देता है। और उसके बाद से इस वर्ड के 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ लिख रहे हैं गो लिख रहे हैं, इसका सेकंड फॉर्म गोल होता है, वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है ना। फोर्थ गोइंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म में इसमें हो जाएगा गोल हो जाएगा और इसमें टू गो, ठीक है। तो ये जो है इसको फाइनाइट वर्ड में रखते हैं। हम वर्ड के टॉपिक में इसको विस्तार से बताएंगे। अभी फिलहाल में जो मेरा टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ड होता है और एक जो है मानवीय सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ही लिखते हैं ही रीड्स, ठीक है। ये सेंटेंस भी माना जाएगा और आपका क्लॉज में भी रखा जाएगा। तो अब जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल है, अभी हमारा ये है कि क्लॉज को समझा जाए। इसमें जो है री क्या है, रिक्स क्या है, आपका फाइनाइट वर्ड है, और ही क्या है, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वह पढ़ता है। इस वाक्य में ही जो है सब्जेक्ट हो गया और रिक्स क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। वो कैसा वर्ब है, तो फाइनाइट। और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो क्लॉज होता है वो नहीं पता है, ठीक है। तो क्लॉज जो होता है इसको जो है हम लोग जनरली जो है 3 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड in short by PC and
and it is such type of cloth. It is such type of cloth. Such type of cloth which has one finite form, and it does not depend on others for completing their sense. मतलब इसका ये हुआ कि इसको हम लोग शॉर्टकट में इसी से दर्शाते हैं, और ये ऐसा इस तरह का क्लॉज होता है, उपवाद क्लॉज को हिंदी में उपवाद कहते हैं। एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, और ये अपना जो अर्थ है, ये जो अपना सेंस जो है पूर्णतया रखते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं। ठीक है, एक वाक्य लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझने के लिए। एग्जाम्पल ये है, जैसे कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने जो लिखा गया है, दिस इज द बॉय हू हैज स्टोलन माय वॉच। इस वाक्य को जब हम लोग देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो वाक्य जो है दो खंड में बटा है। पहला जो वाक्य है वो इंडिपेंडेंट, किसी पर निर्भर नहीं रहता। दिस इज द बॉय या वही लड़का, इसके कंप्लेक्शन है ना, हैज स्टोलन माय वॉच। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो दो तरह का हमें सेंटेंस मिलेगा। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। ये आपका एक सेंटेंस हुआ है ना। दूसरा सेंटेंस हुआ, इसमें ही छुपा हुआ है, ही हैज स्टोलन माय वॉच। देख लिए आप लोग, ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि यह जो है इसका जो सेंटेंस है ये अपना जो है सेंस खुद रखता है, किसी पर निर्भर नहीं करता। और ही है स्टोलन माय वॉच, तो इसमें जो है ही को हम जोड़े अपने सेंटेंस को सेंस लेने के लिए, ये आपका जो है सबऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा दो तरह का सेंटेंस। एक सेंटेंस जो है मतलब क्या है, दिस इज द बॉय, ही हैज स्टोलन माय वॉच, तो ही हम ज्वाइन किए हैं, और दैट इज द सेंस। अब देखिए इसको हमने जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है से जोड़े हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहेगा, ये जो है हमारा वाक्य जो कहलाएगा, ये ऐसा वाक्य कहलाएगा जो एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर करते हैं। इसका हिंदी में और देखते हैं कि वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज का उदाहरण है। प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें दो तरह का सेंटेंस है, ही हैज स्टोलन माय वॉच एंड दिस इज द बॉय। दोनों सेंटेंस को हु के द्वारा जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बना है। ये क्लॉज में हम लोग जानते हैं कि क्लॉज के आधार पर सेंटेंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जब तक हम लोग क्लॉज नहीं जानेंगे तब तक जो है सेंटेंस की क्लासिफिकेशन को नहीं समझ सकते। तो स्टूडेंट्स
ये जो हुआ आपका जो क्लॉज हुआ, क्लॉज का जो क्लासिफिकेशन क्लॉज को हमने परिभाषित किया, एक बार फिर देखते हैं क्लॉज क्या है। एक तरह से एक उपवाक्य है ना, और ये उपवाक्य का मतलब होता है उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, उसमें भी एक फाइनाइट होगा, ठीक है, और उसका भी एक अपना सेंस होगा, तो क्लॉज करेंगे। और क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तो क्लॉज जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, तो इट इज डिनोटेड इन शॉर्ट बाय पीसी and it is such type of clause which has one finite verb and it does not depend to other on completing their sense। अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज? ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का सबसे बड़ा पहचान है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। और जब हम लोग इन कंजक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय आपको विशेष रूप से इसके बारे में बताया जाएगा। अभी जो है हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। सेकेंड जो है वो है क्या है जी, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या होता है इसमें हम देखते हैं, such type of clause is called coordinating clause। coordinating clause started from coordinate conjunction। अब आप लोग जो है पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में ग्रामर में कि कंजक्शन का फंक्शन होता है कि ये 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को, कंजक्शन इज अ टाइप ऑफ वर्ड who joins 2 words और 2 sentences, इसको हम लोग कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। एग्जाम्पल में देने के पहले इसको हम समझाते हैं कि क्या है। सच टाइप ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझने के पहले एक वाक्य देखते हैं। राम इज बॉय, राम इज गोइंग, सीता इज कमिंग, मैंने राम जा रहा है और सीता आ रही है। इस वाक्य में हमने जो है अगर यहाँ लगा दें, एंड लगा दें, तो ये आपका जो है एंड सीता इज कमिंग, ये आपका जो है कोऑर्डिनेटिंग ठीक है। क्योंकि एंड जो है हमारा एंड जो है वह कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और राम इज गोइंग ये आपका तो है नहीं, ये अपनी सेंस कंप्लीट रखता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से अगर हमारा शुरू हो रहा है कोई बात है ना, तो कोऑर्डिनेटिंग होगा। अब जैसे कि हम एक और सेंटेंस लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हम लिख सकते तो और आपको क्लियर होगा। सेकंड यहाँ एग्जांपल हम दे रहे हैं
Ram is a singer. Ram is a singer. Ram is a singer. But Sita is an advocate. इस बात को देखा जाए, राम गायक है, उनकी पेशा को दर्शाया गया है, लेकिन बट लगा दिया है। यहाँ देख रहे हैं बट सीता इज एन एडवोकेट। राम क्या है? गायक है। तो सीता क्या है? अधिवक्ता है। तो इसमें जो है हम लोग बट लगाए हैं। ये बट क्या हो गया? हमारा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आपको ये जरूरी, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के लिए आपको ये जरूरी है उसमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा देना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। तो ये चीज हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में। और है हमारा जो लास्ट है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज परिभाषा उसी प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जिस प्रकार से हमने कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को परिभाषा किया। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज is called subordinating clause. Subordinating clause which is started from a subordinator। और सबऑर्डिनेटर्स क्या होता है कि इसके लिए आपको हम क्लॉज जब पढ़ाएंगे तो काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों को हमारा टॉपिक है कि आप लोगों को ये बता दें कि क्लॉज होता क्या है और क्लॉज जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्लॉज जब हम शुरू किया है टॉपिक, ये सेंटेंस का ही पार्ट है। सेंटेंस का ही पार्ट है क्योंकि सेंटेंस के क्लासिफिकेशन में क्लॉज को जानना बहुत ही जरूरी है, तभी ये जो है हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पर है कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम ए सबऑर्डिनेटर। मतलब स्टार्टेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेटर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है सबऑर्डिनेटर से इसका शुरू होता है। अब जैसे कि है, हम एक वाक्य आपको देते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक वाक्य हम देते हैं, बहुत से ऐसे वाक्य हैं, बहुत से ऐसे जो है सेंटेंस हैं जब हम स्पोकन करते हैं, है ना, तो उसमें जो है क्लॉज का बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंस होता है। तो क्लॉज जब तक हम नहीं जानेंगे तो स्पोकन हम नहीं कर पाएंगे। और एनालिसिस है, सिंथेसिस है, जब एक टॉपिक पढ़ा जाता है जो कि हमारे 12th का सिलेबस है और 11th का सिलेबस में इसको हम पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन के बाद इसको 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। तो जब तक हम क्लॉज नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ सकते। इसलिए पहले जानना ये जरूरी है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और किसी चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एग्जाम्पल अगर दिया जाता है तो एग्जाम्पल के द्वारा उस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं, जो जैसे लिखते हैं एक सेंटेंस, दिस इज द बॉय who
get the first prize. काफी है। यह जो लड़का है ये गेट द फर्स्ट प्राइज को पहला पुरस्कार मिला था, प्रथम पुरस्कार मिला था। ये वाक्य जो है यहाँ हम लगाए हैं हु। ये हमारा हु क्या है? सबऑर्डिनेटिंग, मतलब सबऑर्डिनेटर है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे सेंटेंस है जो कि आपको जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब जो है अब हम इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह यह है कि जो है अब क्लॉज के हिसाब से सेंटेंस को जब बांटा गया है उसको मिलकर देख लेते हैं, ताकि आपको जो है अगला वीडियो हमारा समझ में आएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज बताया भी थे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज सेंटेंस को हम कितने भागों में बांटते हैं। हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। और जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल यानी ये है सिंपल सेंटेंस। सेकंड है जो है कंपाउंड सेंटेंस। और जो है और में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ जो है आपका जो है वो मिक्स सेंटेंस। तो क्या होता है जी? मिक्स्ड सेंटेंस। तो ये हम लोग पढ़ लिए कि क्लासिफिकेशन जो होता है सेंटेंस का वो क्लॉज के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो क्लॉज के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है, और मैं इसको जो है आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल में आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप एनालिसिस पढ़ेंगे तो एनालिसिस पढ़ेंगे उस समय जो है या सिंथेसिस पढ़ेंगे उस समय ये जो चीज़ है आपका ये सेंटेंस जो है या क्लॉज का जो क्लासिफिकेशन हमने बताया, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज क्या होता है, जब तक उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो एनालिसिस और सिंथेसिस तो भूलिए जाएगी, आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, और कमेंट्स जो भी होगा वो आप दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।